हेलो, स्वागत है आप सबका हमारी इकोनॉमी सीरीज के अगले वीडियो के अंदर। पिछले दो वीडियोस जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है वो मैंने चैप्टर 1 के ऊपर बनाए थे। अब से हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर भारत की जो इकोनॉमी है वो 1950 से लेकर के 1990 तक बताई गई है। अब ये इकोनॉमी पूरी क्या है, साथ में भारत के इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स कि भाई भारत ने किस टाइप की इकोनॉमी वगैरह अपनाई है, वो सब हम अब समझने वाले हैं इसी सीरीज के अंतर्गत। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हो तो भाई इस वाली सीरीज से जुड़ जाओ। पिछले वीडियोस नहीं देखे तो भाई वो वाले वीडियो जाकर भी देख लो। बाकी इन वीडियो को देखने के बाद में इनकी समरी लेना चाहते हो या फिर इनके नोट्स लेना चाहते हो तो वो सब चीजें आपको टेलीग्राम पर फ्री में देखने को मिल रही है, तो भाई आप वो टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। देखो, इस वाले वीडियो के अंदर हम इकोनॉमी के टाइप क्या क्या होते हैं, यानी कि कोई देश इकोनॉमिक सिस्टम अपनाता है तो वो सिस्टम किस किस टाइप के होते हैं वो समझेंगे। लेकिन उससे पहले भारत की इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई उसको समझते हैं। देखो, भारत जब से आज़ाद हुआ है उसके बाद में से भारत की जो इकोनॉमी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देखा जाता है। फर्स्ट पार्ट आता है 1947 से लेकर 1991 तक की इकोनॉमी, जिसको LPQ मॉडल बुला जाता है। इसका फुल फॉर्म है लाइसेंस परमिट कोटा। फिर 1991 में हमारे इकोनॉमी के अंदर मेजर रिफॉर्म्स हुए थे, तो भाई उन रिफॉर्म्स के बाद में जो इकोनॉमी है इंडिया की उसको एक अलग चैप्टर या फिर अलग पार्ट के तौर पर देखा जाता है। इसको बुलाया जाता है LPG मॉडल वाली इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आप कभी भी पढ़ोगे तो भाई ये LPQ वाली इकोनॉमी और LPG वाली जो इकोनॉमी है इन दोनों के बारे में आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा और उसको हम ना आगे धीरे धीरे डिस्कस भी करते जाएंगे हमारे वीडियोस के अंदर। देखो, अंग्रेजों के हाथ में भारत जो है वो लगभग 200 साल तक रहा, यानी कि अंग्रेजों ने हमको 200 सालों तक लूटा। जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे तब भारत जो है वो विश्व की लगभग सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था। दुनिया की ओवरऑल GDP के अंतर्गत 27% GDP जो है वो खाली अकेले इंडिया के पास में थी। फिर 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर राज करा। उसके बाद में जब अंग्रेज हमको छोड़कर गए तो भाई 1947 के अंदर भारत की जो अर्थव्यवस्था है या फिर भारत की जो GDP है वो मात्र ओवरऑल वर्ल्ड की GDP का 3% ही बची थी। अब अगर मैं एग्जैक्ट नंबर की बात करूं कि भाई अंग्रेजों ने भारत को कितना लूटा तो भाई ये नंबर निकल कर आता है $45 ट्रिलियन। आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था USA, जिसकी GDP जो है वो 25 ट्रिलियन से लेकर 28 या फिर $30 ट्रिलियन के बीच में फ्लक्चुएट होती रहती है, वो भी $44 ट्रिलियन जो कि अंग्रेजों ने हमसे लूटे हैं उससे कहीं ज्यादा कम है। वर्तमान में भारत की GDP $3.7 ट्रिलियन आकी जा रही है। फ्यूचर में हम इसको $5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। अगर आज की GDP और अंग्रेजों ने जितना भारत को लूटा अगर उसको कंपेयर करें तो भाई बीच में 10 गुना का डिफरेंस आता है। खैर वो सब हो गई पुरानी बातें। अब अंग्रेज जब भारत को छोड़कर गए थे तब भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कुछ कारगर नहीं थी। लगभग 80% लोगों के पास में ना तो रहने की अच्छी सुविधाएं थी, ना ही पीने को साफ पानी था और ना ही लोगों को पूरी तरह से जो नेसेसरी चीजें चाहिए होती है वो उनके पास में अवेलेबल थी। तो ऐसी कंडीशन में भारत की जो इकोनॉमी है उसको कैसा रखा जाएगा ये हमारे नेताओं के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब भारत की इकोनॉमिक मॉडल कैसा है, हमने कैसे अपनाया उसको समझे। इससे पहले हमको इकोनॉमी होती कितने टाइप की है, यानी कि कौन कौन से टाइप के मॉडल होते हैं वो समझना जरूरी है। NCERT के हिसाब से अगर किसी देश के मॉडल को अगर आपको जानना है कि भाई उस देश के अंदर कैसी अर्थव्यवस्था है तो भाई आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला तो है प्रोडक्शन, यानी कि किस टाइप की सेवाएं और वस्तुओं का उत्पादन उस देश के अंदर करा जाएगा। दूसरा है प्रोडक्शन का तरीका, मशीनों द्वारा करा जाएगा या फिर मजदूरों से मजदूरी करवा कर करा जाएगा। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन करा गया है, जिन सेवाओं का प्रोडक्शन करा गया है वो सेवाएं किन किन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। अगर इन 3 पॉइंट के ऊपर कोई देश आसानी से बता देता है तो भाई उस देश का इकोनॉमिक मॉडल जो है वो सेट कर लिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन 3 पॉइंट का आंसर कैसे देती है वो समझना। पहले सबसे पहले बात करते हैं कि भाई किन वस्तुओं का प्रोडक्शन करा जाएगा। किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ऐसी वस्तुएं या फिर सेवाएं उत्पादित होगी जिनकी उस टाइम पर भारी डिमांड हो मार्केट के अंदर। यानी कि अगर मोबाइल की डिमांड है तो भाई मोबाइल के ही प्रोडक्शन करे जाएंगे, कार की डिमांड है तो भाई कार का ही प्रोडक्शन होगा, अगर ये छोटे टेबल की डिमांड है तो भाई छोटा टेबल ही बनाया जाएगा, या फिर अगर आप लोग वीडियो की डिमांड कर रहे हो तो भाई मैं आपके लिए वीडियो ही बनाऊंगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पर लोगों की आवश्यकता क्या है, लोगों को खाने के लिए अनाज मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा है, लोग भूखे सो रहे हैं, इन सब चीजों को नहीं देखा जाता। सोशल वेलफेयर के काम नहीं करे जाते ऐसे देश के अंतर्गत। हाँ, अगर कोई पूंजीपति आदमी चाहे तो भाई वो सेवा वगैरह के काम खुद से कर सकता है,
बाकी सरकार वगैरह का या फिर बाजार वगैरह का कोई भी इंटेंशन नहीं होता कि भाई आवश्यकता के अनुसार, यानी कि लोगों को इसकी जरूरत है लेकिन लोग खरीद नहीं सकते, तो भाई ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर तो नहीं करा जाएगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर प्रोडक्शन का तरीका। देखो प्रोडक्शन के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो भी फैक्ट्री वगैरह लगा करके मशीनों द्वारा प्रोडक्शन करा जाए, और दूसरा है यहाँ पर प्राचीन तरीका जो है यानी कि मजदूरों द्वारा प्रोडक्शन करवाना या फिर मजदूरी वगैरह करवाना। तो यहाँ पर देखा जाता है सिंपली कॉस्ट। अगर मशीनों द्वारा प्रोडक्शन करवाना अगर सस्ता लग रहा है किसी आदमी को, तो भाई वो मशीनों द्वारा प्रोडक्शन करवाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। या फिर मशीन उसको महंगी पड़ रही है और आदमियों से मजदूरी करवाकर वो चीज अगर सस्ती पड़ रही है, तो भाई आदमियों से काम करवाकर वो उसका प्रोडक्शन करवाएगा। सिंपल वर्ड्स में कहे तो भाई प्रोडक्शन का तरीका यहाँ पर जो लागत होगी यानी कि कॉस्ट जो होगी उसको देखकर तय करा जाएगा। अगर मजदूरी सस्ती है तो भाई मजदूरी करवा कर करेंगे, अगर मशीनें सस्ती है तो भाई मशीनों द्वारा प्रोडक्शन करवा जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जैसा कि मैंने बताया सोशल वेलफेयर वगैरह के काम नहीं होते, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर किसी चीज की अगर किसी को नीड है लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है, तो भाई उस तक वो चीज नहीं पहुंच पाएगी। यानी कि जिसके पास में पैसा है वो अपनी वस्तुओं और सेवाओं का लाभ ले सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है तो भाई वो खाली देख सकता है उस चीज को, लाभ उसको देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा मैं बता देता हूँ, भारत के अंदर अभी बहुत सारे लोगों के पास में खाने को अनाज नहीं होता, तो भाई ये राशन वगैरह जैसे हम बांट देते हैं, तो भाई ये हमारा जो है वो कैपिटलिस्ट गुण नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर किसी के पास में अनाज नहीं है खाने को और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो भाई उस तक अनाज नहीं पहुंचाया जाएगा। उसको भाई अगर अनाज खरीदना है तो फिर उसके पास में पैसे होने चाहिए। तो ये 3 पॉइंट जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कुछ इस टाइप से समझाती है। सिंपल वर्ड में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अगर मैं समझाऊं तो हर्ष बेनीवाल का एक फेवरेट डायलॉग है, जेब में अगर कैश है तो ही अपनी ऐश है। तो भाई ये वाला पूरा डायलॉग जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सेट बैठता है। बाकी यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक और गुण होता है कि भाई यहाँ प्राइवेट सेक्टर हावी होता है गवर्नमेंट सेक्टर से। सरकार के हाथ में ज्यादा कंट्रोल नहीं होता बाजार के ऊपर। सरकार बस प्रशासन का काम जो है वो ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर करती है। बाकी सरकार जो भी व्यवस्था चलाएगी तो भाई वो सिंपल लाइसेंस वगैरह बांट करके प्राइवेट सेक्टर के ऊपर पूरी तरह से छोड़ देगी। तो ये था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगली इकोनॉमी आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर भी हम ये 3 पॉइंट जो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई किन चीजों का प्रोडक्शन करा जाएगा। तो भाई यहाँ पर डिमांड के ऊपर प्रोडक्शन को डिसाइड नहीं करा जाएगा। यहाँ पर लोगों को किन चीजों की आवश्यकता है, लोगों के पास में भले पैसे हो या फिर नहीं हो, लेकिन अगर लोगों को उसकी आवश्यकता बढ़ रही है, जैसे अनाज खरीदने के पैसे नहीं है लेकिन हमको अनाज चाहिए, तो भाई सरकार अनाज उगाने के ऊपर फोकस करेगी ताकि लोगों को अनाज मिल पाए, भले उनके पास पैसे हो या फिर नहीं हो। यहाँ पर लोगों की डिमांड को तो देखा जाता है लेकिन उनकी खरीदने की क्षमता को नहीं देखा जाता। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहे तो भाई गरीबों वगैरह का ध्यान रखा जाता है प्रोडक्शन के अंतर्गत। बाकी कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी भी होती है जहां पर सरकार खुद डिसाइड करती है कि भाई लोगों किस चीज की आवश्यकता होती है। लोगों से नहीं पूछेंगे कि भाई आपको किस चीज की जरूरत है, वो खुद डिसाइड करेंगे कि भाई लोगों को इस चीज की जरूरत है तो भाई हम ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करते हैं। बाकी प्रोडक्शन किस तरीके से करा जाएगा ये सेकंड पॉइंट हुआ। तो भाई यहाँ पर मशीनों का उपयोग कम से कम करा जाएगा और श्रम का यूज ज्यादा करा जाएगा ताकि यहाँ पर लोगों का रोजगार जो है वो जनरेट हो सके। अगर रोजगार जनरेट होगा तो भाई लोगों के पास में पैसा आएगा और पैसा आएगा तो भाई लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। ये सोशलिस्ट सरकार का मानना होता है। तो यहाँ मशीनों को तवज्जो कम दिया जाता है, भले ही प्रोडक्शन के अंदर मशीनें जो है वो सस्ती पड़ रही हो लागत के मामले में, और मजदूरों से श्रम करवाना भले ही सरकार को महंगा पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी सोशलिस्ट सरकार जो है वो मशीनों का यूज ना करके श्रम बल का अधिक प्रयोग करेगी ताकि रोजगार जो है वो अच्छे जनरेट हो सके। तीसरा पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन भी आप समझ गए होंगे कि भाई एक सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यहाँ पर कैश है तो ऐश है, ये वाला मामला बिल्कुल नहीं बैठता। अगर किसी इंसान को किसी चीज की जरूरत है, उसके पास में पैसा नहीं है, तो भी उस व्यक्ति तक उस चीज को पहुंचाया जाएगा। हमारे भारत के अंदर भी सिंपल फंडा है, बहुत सारे लोगों के पास में खाने को चीजें नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको राशन कार्ड के थ्रू हर महीने राशन जो है वो पहुंचाया जाता है और उनसे पैसे एकदम कम से कम लिए जाते हैं। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी ये 3 पॉइंट आई होप कि आपको समझ आए होंगे और पता चला होगा कि भाई एक सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती है। इसी के साथ में सोशलिस्ट इकोनॉमी की एक और बात बता दूं तो भाई यहाँ पर कैसा किसी भी तरह का प्राइवेट सेक्टर जो है वो नहीं होता। सब चीजें जो है वो गवर्नमेंट के अंदर होती है। अगर आप कोई घर भी खरीद रहे हो ऐसी जगह पर तो भाई वो घर भी सरकार का होगा, आप बस सरकार को भाड़ा दे रहे हो। सरकार जब भी चाहे तो भाई आपका घर जो है वो खाली करवा सकती है और आपको किसी दूसरे घर के अंदर भी शिफ्ट कर सकती है। चाइना और रूस जैसे देश सोशलिस्ट इकोनॉमी के सबसे बड़े एग्जाम्पल है। चाइना में आपने देखा होगा सरकार के हाथ में पूरा प्रोडक्शन जो है वो होता है। बाकी तीसरा मॉडल आता है मिक्स्ड इकोनॉमी वाला। देखो हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ी और सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ी, इन दोनों के अंदर ही अगर आपने सही से सुना है तो भाई कुछ पॉजिटिव पॉइंट लगे होंगे और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लगे होंगे।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नेगेटिव पॉइंट ये था कि भाई वो गरीब लोगों को बिल्कुल नहीं देखती, कैश है तो भाई ऐश है, ये फंडा अपनाती है, तो भाई ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। बाकी दूसरा, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करी जाए तो भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। भले ही हमको लागत बहुत ज़्यादा लग रही हो, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो करा जाएगा और मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार वगैरह मिल जाएंगे। या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं होता और पूरी तरह से मालिक सरकार होती है। तो भाई ये कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट भी होता है दोनों के अंदर। तो भाई इन दोनों नेगेटिव पॉइंट को साइड कर दिया जाए और जो पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि प्रोडक्शन वगैरह के अंदर, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कॉस्ट एफिशिएंसी को देखती है, यानी कि यहाँ पर लागत एकदम सस्ती आ रही है, तो भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। और इधर सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो सोशल वेलफेयर के काम करे जा रहा है, जिन लोगों को चीज की जरूरत है, उनके पास पैसा नहीं है, फिर भी उन तक डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है। तो भाई ये जो पॉजिटिव पॉइंट है, अगर इनको मिला दिया जाए तो भाई ये बनकर निकल कर आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पर दोनों की ही बुराइयों को खत्म कर दिया जाता है और इन दोनों की ही अच्छाइयों को लेकर के एक नया इकोनॉमिक मॉडल जो है वो बनाया जाता है। हमारे भारत के अंदर जब इकोनॉमिक प्रणाली को अपनाना था, तो भाई तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो सोवियत संघ की जो इकोनॉमिक मॉडल है, जो कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के तौर पर सामने आता है, उससे काफी ज्यादा प्रेरित थे उस टाइम पर। लेकिन फिर भी उनको इसके अतिवादी जो व्यवस्था थी, यानी कि पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल था रूस के ऊपर, तो भाई वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसी के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में भी देखा, तो भाई वहां पर उनकी समाजवादी सोच, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की खुद की सोच थी कि भाई भारत गरीब है, अगर कैपिटलिस्ट मॉडल हमने अपनाया तो भाई यहाँ पर सारी व्यवस्था है, सारी चीजें जो है वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो भाई उनको कैपिटलिस्ट मॉडल से भी थोड़ा बहुत परहेज जो है वो होने लग गया था। इसीलिए उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के जो गुण थे उनको मिला करके भारत के लिए एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल जो है वो अपनाने की कोशिश करी, जिससे भारत के अंदर जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी होगा, इसी के साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो भी होगा और यहाँ पर लोकतंत्र को भी अच्छी तरह से जगह दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही साथ में मिलकर काम करेंगे और भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। कैपिटलिज्म के जितने भी काम हैं वो सारे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगे, जिससे भारत की जीडीपी और भारत के ओवरऑल नंबर्स जो है वो बढ़ सके। इसी के साथ में यहाँ पर जनता जो है वो गरीब थी, तो भाई इनके सोशल वेलफेयर का काम जो है वो सरकार खुद अपने अंडर से कर सके और यहाँ के लोगों की समृद्धि जो है, यानी कि लोगों की ग्रोथ जो है वो हो सके। तो इसीलिए हमने यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल जो है उसको अपनाया। तो आई होप कि इकोनॉमिक मॉडल क्या होते हैं वो आपको समझ आए होंगे। साथ ही में भारत ने कौन सा इकोनॉमिक मॉडल समझाया इसको भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। तो बस आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि भाई ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है और इसको समझने में हमको और भी ज्यादा टाइम लगने वाला है और भी वीडियोस इस चैप्टर के ऊपर आने वाला है। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था। आई होप आपको ये जो है वो पसंद आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि भाई आपको ये तीनों मॉडल जो है वो समझ आए होंगे और मैंने आपको अच्छा समझाया होगा। बाकी मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हो और फ्यूचर में हमसे जुड़े रहना चाहते हो इस सीरीज से, तो भैया आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही में इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो और हाँ प्लीज कमेंट कर देना ताकि इस वीडियो की रीच जो है वो बढ़ पाए। और अगर इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो भाई आप ये नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, मैंने वहां पर अपलोड कर रखे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।